उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का प्रारंभिक परीक्षा हुई थी 2017 में। इसका जो है ये प्री पेपर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे आपको टोटल क्वेश्चन मिलेंगे 150 और ये जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी सॉल्व किए गए क्वेश्चन है। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। और ये जो आगामी क्वेश्चन होते हैं इन्हीं से रिलेटेड हमारे जो है अपकमिंग एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी आप सभी जानते हैं कि अभी जो है उत्तराखंड में लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस जो है एग्ज़ाम होने हैं और अन्य एग्ज़ाम भी होने हैं। बाकी अदर स्टेट्स के पीसीएस के एग्ज़ाम भी आप यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन जो है जीएसटी के सभी एक जैसा होता है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, जेम्स एंड्रू रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। तो लॉर्ड डलहौजी का जो वास्तविक नाम था जो था जेम्स एंड्रूज रैमजे। लॉर्ड डलहौजी जो है अपने व्यक्तिगत सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध थे जिसके अंतर्गत देशी रियासतों के जैविक उत्तराधिकारी ना होने पर उन्हें कंपनी के शासन के अंतर्गत मिला लिया जाता था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो थे लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग ने जो है 1858 में भारत के पहले वाइसराय बने। न्यायिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने भारतीय उच्च न्यायालय एक्ट 1861 द्वारा बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई थी? 1928 राइट आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना वर्ष 1928 में की गई। इसका पूर्व नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन था। इसकी स्थापना वर्ष 1924 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर और सचिंद्र नाथ सन्याल आदि के कानपुर में की गई थी। 1 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में एक गुप्त बैठक करके भगत सिंह की भारत नौजवान सभा के सभी सदस्यों ने जो है सभा का विलय हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में किया और एसोसिएशन को नया नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन नाम दिया था, आर्मी दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? सूर्यसेन राइट आंसर हो जाएगा। तो सूर्यसेन का संबंध काकोरी कांड से नहीं था क्योंकि सूर्यसेन ने चटगांव विद्रोह का सफल नेतृत्व किया था। सूर्यसेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की 18 अप्रैल 1930 को। सूर्यसेन के नेतृत्व में दर्जनों क्रांतिकारियों ने चटगांव शस्त्रागार को लूटकर अंग्रेजी शासन के खात्मे की घोषणा की थी। निम्न में से कौन उत्तराखंड की प्राचीन जाति नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा सी, खासी। तो पौराणिक ग्रंथों में उत्तराखंड या उत्तरी हिमालय में सिद्ध, नाग, गंधर्व, यक्ष के नर जातियों की सृष्टि और इस सृष्टि का राजा कुबेर बताया गया है। अर्थात यक्ष, नाग, किन्नर उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति हैं, जबकि खासी एक जनजाति है जो भारत के मेघालय, असम तथा बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों में निवास करती है। खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1804 ईस्वी में। खुड़बुड़ा का युद्ध जो है 1804 में हुआ था जिसमें गढ़वाल के राजा प्रद्युमन शाह नेपाल के गोरखा आक्रमणकारियों के विरुद्ध लड़ाई लड़ते हुए मारे गए थे और खुड़बुड़ा देहरादून में स्थित जगह का नाम है। 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग किसने की थी? बद्रीदत्त पांडे राइट आंसर हो जाएगा। गढ़वाल केसरी के नाम से प्रसिद्ध बद्रीदत्त पांडे ने 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग की थी। संगोली की संधि कब हुई थी? 1815 राइट आंसर हो जाएगा। संगोली की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच हुई थी। इस संधि पर 2 दिसंबर 1815 को हस्ताक्षर किए गए और नेपाल की ओर से राजा गुरु गलराज मिश्र और कंपनी की ओर से लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिल ब्रेंडशाह ने हस्ताक्षर किए थे। चमोली के रैणी गांव में किसके नेतृत्व में वन कटाई के विरोध आंदोलन चला गया? गोरा देवी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व भर में चिपको वुमेन के नाम से विख्यात गोरा देवी का विश्व प्रसिद्ध चिपको आंदोलन में बड़ा योगदान रहा। मार्च 1974 में पुरुषों की अनुपस्थिति में रैणी गांव की महिलाओं ने इनके नेतृत्व में पेड़ों से चिपककर रैणी गांव के जंगलों को भारी विनाश से बचाया था। अगला क्वेश्चन है, परमार वंश का संस्थापक कौन था? कनकपाल राइट आंसर हो जाएगा। गढ़वाल में परमार राजवंश की स्थापना राजा कनकपाल ने की। लगभग 885 ईस्वी में चांदपुरगढ़ चमोली में की थी और इस वंश का राजा अजयपाल ने चांदपुरगढ़ी से अपनी राजधानी पहले देवलगढ़ और फिर श्रीनगर में स्थापित की थी। निम्न में से कौन सा प्राचीन वलित पर्वत नहीं है? एंडीज पर्वत राइट आंसर हो जाएगा। एंडीज पर्वत नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। निम्न में से कौन एक मूलस्थल रूप है? ज्वालामुखी शंकु हो जाएगा। ज्वालामुखी शंकु का निर्माण
ज्वालामुखी द्वारा निःसरित पदार्थों के जमा हो जाने से निर्मित शंक्वाकार स्थल रूप के रूप में होता है, बाकी विकल्प स्थल रूप नहीं है। सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है लहरों से, राइट आंसर ये हो जाएगा। तो सर्वाधिक तटीय अपरदन की क्रिया लहरों के द्वारा होती है। सागरीय लहरें तटीय भाग पर अपरदनात्मक कार्य में सबसे अधिक सहयोग प्रदान करती है। तटीय भाग में लहरें जो है अपघर्षण, घोला या रासायनिक क्रिया द्वारा जल ट्राव द्वारा अपरदन की क्रिया को संपादित एवं संचालित करती है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभमंडल। तो क्षोभमंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। वायुमंडल को 5 विभिन्न परतों में विभाजित किया गया। क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और बाह्यमंडल। पृथ्वी की भूमध्य रेखा परिधि है लगभग 40,000 किलोमीटर। तो पृथ्वी की भूमध्य रेखा परिधि लगभग 40,000 किलोमीटर के बराबर है। निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? कनारी, राइट आंसर हो जाएगा। कनारी को छोड़कर बाकी सभी महासागरीय धाराओं का संबंध प्रशांत महासागर से है, जबकि कनारी धारा का संबंध उत्तरी अटलांटिक चक्र से है। यह एक ठंडी जलधारा है। दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता साप्टा का गठन किस वर्ष हुआ था? 1993, राइट आंसर हो जाएगा। साप्टा दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता साप्टा का गठन वर्ष 1993 में हुआ था। इसके अंतर्गत सार्क समूह के 7 विकासशील देशों में मुख्य रूप से भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है? मानक समय, राइट आंसर हो जाएगा। मानक समय वह समय है जो किसी देश या विस्तृत भूभाग के लोगों के व्यवहार के लिए स्वीकृत होता है। बाकी के विकल्प उष्णकटिबंधीय वर्ष, चंद्र, मास तथा दिवस, दिन की समय प्राकृतिक है। बादल परिणाम है संघनन के। तो बादल वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प के संघनन में बने जल कणों या हिमकणों की दृश्यमान राशि होती है। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो यहाँ पे हमें बताना है डोडी ताल उत्तरकाशी हो जाएगा, देवरिया ताल आपका रुद्रप्रयाग में हो जाएगा, बैनी ताल आपका चमोली हो जाएगा, बासुकी ताल आपका रुद्रप्रयाग हो जाएगा। बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। युग्म गलत है, यहाँ पे टिहरी दिया गया था, लेकिन यहाँ पे पहले से मैंने इसको जो है करेक्शन किया हुआ है। तो देवरिया ताल टिहरी में स्थित नहीं है और रुद्रप्रयाग में स्थित है। वैसे भी करेक्शन यहाँ पे ऑलरेडी आंसर गिवन है। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? टिहरी गढ़वाल, राइट आंसर हो जाएगा। खतलिंग ग्लेशियर टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। खतलिंग जो है गढ़वाल हिमालय का एक महत्वपूर्ण ग्लेशियर है। यह ग्लेशियर पिलंगना नदी का स्रोत है। पूर्वी धौलीगंगा सहायक नदी है काली नदी की। पूर्वी धौलीगंगा काली नदी की सहायक नदी है। काली नदी का उद्गम स्थल पिथौरागढ़ के सुदूर उत्तर में स्थित बॉर्डर के पास स्थित जैक्सर श्रेणी के पूर्व में स्थित काला पानी में है। उत्तराखंड राज्य के किस राष्ट्रीय पार्क को वर्ष 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? राजाजी राष्ट्रीय पार्क, राइट आंसर हो जाएगा। राजाजी राष्ट्रीय पार्क को वर्ष 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क ऋषिकेश से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 820.42 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला वह 1983 में स्थापित यह पार्क मोतीचूर अभ्यारण्य, चीला अभ्यारण्य और राजाजी अभ्यारण्य नामक अभ्यारण्यों से मिलकर बना है। कलियासोड़ भूस्खलन क्षेत्र उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? श्रीनगर और रुद्रप्रयाग, राइट आंसर हो जाएगा। कलियासोड़ भूस्खलन क्षेत्र श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के मध्य में स्थित है और यह क्षेत्र NH 58 के मध्य अवस्थित है। उत्तराखंड में किस वन्यजीव विहार समूह की स्थिति पश्चिम से पूर्व की ओर सही है? केदारनाथ, नंदा देवी, बिलसर, अस्कोट, राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के वन्यजीव विहार समूह की जो स्थिति है पश्चिम से पूर्व केदारनाथ, नंदा देवी, बंसर और अस्कोट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 दिया गया है। यहाँ पे दोआब दिया गया है, नदियाँ दी गई है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया बिस्ट, तो सॉरी तो ये राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो होगा ब्यास व सतलज के मध्य होगा। उसके बाद है बारी, बारी आपका हो जाएगा रावी तथा ब्यास के मध्य। और उसके बाद आपका रचना हो जाएगा रावी तथा चिनाब के मध्य। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो दोआब दो नदियों के बीच के क्षेत्र को कहते हैं बिस्ट दोआब, ब्यास तथा सतलज के मध्य, बारी दोआब रावी तथा ब्यास नदी के मध्य, रचना दोआब रावी तथा चिनाब नदी के मध्य। जबकि जो आपका जो चाज दोआब है वो चिनाब तथा झेलम नदी के मध्य स्थित है। निम्नलिखित में से भारत कौन जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान माना जाता है? पश्चिमी घाट, राइट आंसर हो जाएगा। भारत के पश्चिमी घाट के क्षेत्र को जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थल माना जाता है। जैव विविधता किसी जैविक तंत्र के स्वास्थ्य का द्योतक होते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा उत्तरी बंगाल सहित उत्तर पूर्वी भारत का एक उपयुक्त वर्णन है?
शुष्क सर्दी सहित आर्द्र उपोष्ण जलवायु। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बंगाल सहित उत्तर पूर्वी भारत का वर्णन शुष्क सर्दी सहित आर्द्र उपोष्ण जलवायु CWG है। फिर यहाँ पे जो है सूची को सूची 2 से मिलाना है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी आपका यहाँ पे हो जाएगा कावेरी, वेरीनाग सेता झरना आपका हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा झेलम, और महाबलेश्वर कृष्ण राइट आंसर हो जाएगा। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत पश्चिम घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से है। झेलम का उद्गम स्रोत जो है वेरीनाग स्रोत से है। कृष्णा नदी का उद्गम पश्चिमी घाट के पर्वत महाबलेश्वर से है, जबकि सुवर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर के पठारी भाग से निकलती है। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी राइट आंसर हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह गंगा के बाद भारत की सबसे लंबी नदी भी है और यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार प्रतिशत वाला राज्य है पंजाब। भारत में पंजाब राज्य के कुल भूयोगे क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है। भारतीय उपग्रह श्रृंखला जो दूर संचार तंत्र के लिए उपयोग में लाई जा रही है, इनसेट राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इनसेट इसरो द्वारा शुरू बहुउद्देश्य भूस्थिर उपग्रहों की एक श्रृंखला है जो दूर संचार, प्रसारण, मौसम विज्ञान और खोज और बचाव कार्य के लिए उपयोग होता है। दक्षिण गंगोत्री क्या है? अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र। तो दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में भारत का प्रथम अनुसंधान केंद्र है। इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। वर्तमान में यह स्टेशन अस्तित्व में नहीं है। तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है कोरोमंडल तट राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु का समुद्र तट कोरोमंडल तट कहलाता है। कोरोमंडल तट भारतीय प्रायद्वीप की दक्षिण पूर्वी तटरेखा को दिया गया नाम है और यह क्षेत्र चोल राजवंश द्वारा शासित रहा है। इसे प्राचीन काल में चोल मंडल भी कहा जाता था। कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नांगल परियोजना से जलप्रपात प्राप्त करता है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा। भाखड़ा नांगल परियोजना पंजाब में सतलज नदी पर स्थित सबसे बड़ी बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना है। भाखड़ा नांगल बांध का पानी जो है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान जैसे राज्यों को मिलता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? और 164 नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 164। तो राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164 के अंतर्गत की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने और मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 164 में मंत्रियों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान है। उसके अनुसार मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है राज्यपाल द्वारा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। उत्तराखंड से लोकसभा के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? 5 राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड से लोकसभा के लिए 5 सदस्यों का यहाँ पे निर्वाचन किया जाता है। उत्तराखंड की विधानसभा 2016 में मनोनीत सदस्य कितने सदस्य हैं? 1 राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा में कुल विधायक संख्या 70 है तथा 1 सदस्य नामांकित होता है जो आंग्ल भारतीय होना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी कहाँ स्थित है? मसूरी राइट आंसर हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी LBSNAA मसूरी उत्तराखंड में यानी लवासना में उत्तराखंड में स्थित है। यह संस्थान उच्चतर सिविल सेवाओं के अधिकारियों और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए समर्पित भारत का अग्रणी संस्थान है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? AP नवानी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से उत्तराखंड की महिला राज्यपाल कौन थी? मार्गरेट तलवार राइट आंसर हो जाएगा। तो उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल मार्गरेट तलवार थी। भारतीय संघवाद में विविधता में एकता को प्रोन्नत करने हेतु तो निम्नलिखित में से किन संस्थाओं को आवश्यक माना गया है? तो यहाँ पे अंतर्राज्य परिषद एवं राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद, एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाएं। तो भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोत्साहित करने में उपरोक्त दिए गए सभी संस्थाओं को महत्वपूर्ण योगदान है। दिए गए संस्थान संघ और राज्यों के बीच पारस्परिक सामंजस्य के आधार पर विविधता में एकता की संकल्पना को प्रोन्नत करने में सहयोग देते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जम्मू व कश्मीर राज्य को एक विशेष दर्जा प्राप्त है? 370 राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का एक विशेष अनुच्छेद है जिसके द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य को संपूर्ण भारत के अन्य राज्यों के मुकाबले विशेष अधिकार अथवा विशेष दर्जा प्राप्त है। संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार OBC अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 15 4 तथा 16 4 में।
अनुच्छेद 15(4) में विद्यमान कोई उपबंध राज्य को सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों हेतु विशेष उपाय करने से नहीं रोकेगा। अनुच्छेद 16(4) में मौजूद कोई भी उपबंध राज्य के पिछड़े वर्गों हेतु पदों का आरक्षण करने से नहीं रोकेगा, परंतु आरक्षण कोई प्राप्त किया जा सकने वाला अधिकार नहीं, यह मात्र राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राणी एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण संबंधी है? अनुच्छेद 21 राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया? अनुच्छेद 338 राइट आंसर हो जाएगा। 338 का क। अनुच्छेद 338 क के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए एक आयोग होना चाहिए, जिसे अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के नाम से जाना जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रजातंत्रीकरण की मांग का संबंध मुख्यतः है सुरक्षा परिषद से, राइट आंसर हो जाएगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रजातंत्रीकरण की मांग का संबंध मुख्यतः सुरक्षा परिषद से है। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन 2 वर्षों के लिए होता है। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या को बढ़ाने के बारे में काफ़ी विवाद है। भारत में सार्क सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1986 राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सार्क सम्मेलन सर्वप्रथम 16 से 17 नवंबर 1986 को बेंगलुरु, पुराना नाम बेंगलोर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था क्योटो में। तो कार्बन डाइऑक्साइड में वातावरण में उत्सर्जन के फलस्वरूप भूमंडल के तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है। इसी भूमंडलीय तापमान में वृद्धि खतरों पर जापान के क्योटो शहर में 1 से 10 दिसंबर 1997 तक जलवायु परिवर्तन पर एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया गया था। भारत के परमाणु सिद्धांत में सम्मिलित है तो पहल न करना, न्यूनतम विश्वसनीय निवारण और एक तरफा प्रतिबंध। भारत के परमाणु सिद्धांत के अंतर्गत शामिल है पहल न करना, विश्वास के माहौल निर्माण करना तथा साथ ही अपनी ओर से परमाणु आयुधों के प्रथम प्रयोग को प्रतिबंधित करना। वर्ष 2001 में ब्रिक्स शब्द को किसने गढ़ा था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिम ओ'नील ने। 2001 में गोल्डमैन सैक्स के से जुड़े आर्थिक विश्लेषण जिम ओ'नील ने सबसे पहले ब्रिक दक्षिण अफ्रीका शामिल नहीं की अवधारणा दी थी। किसके शासनकाल में भारत उदारीकरण के प्रथम चरण को आरंभ किया गया? राइट आंसर हो जाएगा बी, पीवी नरसिम्हा राव। भारत में जुलाई 1991 में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया स्पष्ट व अधिक व्यापक रूप से लागू की गई। इसके तहत एलपीजी उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम अपनाए गए। पीवी नरसिम्हा राव के काल में भारत में उदारीकरण के प्रथम चरण का आरंभ किया गया। वर्ष 2016 में निम्न में से किसको राष्ट्रीय दल की मान्यता दी गई? टीएमसी राइट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस दल को 2 दिसंबर 2016 को निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था को एक दलीय प्रभुत्ववादी व्यवस्था के रूप में वर्णन किया? रजनी कोठारी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रमुख राजनीति शास्त्री और विकासशील समाज के संस्थापक रजनी कोठारी ने द्विदलीय और बहुदलीय प्रणालियों की प्रचलित व्याख्याओं से अलग हटकर भारतीय दलीय प्रणाली की एक पार्टी के वर्चस्व वाली प्रणाली के रूप में मौलिक व्याख्या की है। निम्न में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है? भारत का निर्वाचन आयोग राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता भारत का निर्वाचन आयोग प्रदान करता है। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों का पंजीकरण करता है, साथ ही गलत निर्वाचन उपायों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को निर्वाचन के लिए अयोग्य घोषित करना भी निर्वाचन आयोग का कार्य है। संविधान के अनुच्छेद 324(1) के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग के पास अन्यों के साथ साथ भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन आयोजित करने के संचालन, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति निहित है। निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की है? अशोक मेहता समिति राइट आंसर हो जाएगा। अशोक मेहता समिति ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की। अशोक मेहता समिति का गठन वर्ष 1977 में अशोक मेहता की अध्यक्षता में किया गया था। पंचायत राज व्यवस्था का निम्न में से किसमें उल्लेख है? राज्य सूची राइट आंसर हो जाएगा। तो पंचायत राज राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची के अंतर्गत दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित में संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे और वर्तमान समय में इसमें जो है 62 विषय हैं। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे हमें बताना है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। लोक व्यवस्था का अनुरक्षण, जन स्वास्थ्य, जन उपयोगी सेवाएं और स्वच्छता का प्रबंध हर जगह।
स्थानीय स्वशासन का तात्पर्य स्थानीय लोगों की भागीदारी द्वारा स्थानीय शासन की व्यवस्था सुचारू रूप से करना और उस व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाना जिससे समस्या का निदान हो सके। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है? 233D राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 233D का संबंध पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित है। सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई थी ग्रेट ब्रिटेन, राइट आंसर हो जाएगा। तो सेवा के अधिकार की अवधारणा ग्रेट ब्रिटेन में प्रारंभ हुई, जिसके अंतर्गत जनता को यह अधिकार हुआ कि वह कुछ सार्वजनिक सेवाओं को तय समयावधि में पाने का हक रखती है। उत्तराखंड राज्य के वर्ष 2016-17 के बजट निम्नलिखित मदों में किसको अधिक धनराशि आवंटित की गई है? स्कूली शिक्षा, राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य के वर्ष 2016-17 के बजट में स्कूली शिक्षा पर विशेषतः स्कूली शिक्षा को प्राथमिकता प्रदान की गई है। उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है टिहरी परियोजना, राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना टिहरी परियोजना है। भागीरथी और भिलंगना के तहत 260.5 मीटर ऊंचे काफर बांध का निर्माण किया गया, जो कि एशिया का सबसे ऊंचा तथा दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा बांध है। इस परियोजना की जो विशालता के कारण इसे राष्ट्र का गांव की संज्ञा दी गई है। उत्तराखंड का हरेला पर्व संबंधित है पौधारोपण, राइट आंसर हो जाएगा। हरेला पर्व उत्तराखंड के परिवेश और पौधारोपण के साथ हुआ। यह पर्व प्रकृति संरक्षण पर जोर देता है, साथ ही ऋतुओं के स्वागत का त्योहार है। निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा एयरपोर्ट सर्वाधिक संचालन में है? जौली ग्रांट, राइट आंसर हो जाएगा। जौली ग्रांट एयरपोर्ट उत्तराखंड का सर्वाधिक संचालन वाला एयरपोर्ट है। जौली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून में स्थित है। 2015 में उत्तराखंड के निम्नलिखित तीर्थ स्थानों में से किस एक पर सर्वाधिक संख्या में पर्यटक दर्शनार्थ आए? बद्रीनाथ, राइट आंसर हो जाएगा। 2015 में उत्तराखंड के बद्रीनाथ में सर्वाधिक संख्या में पर्यटक दर्शन आए। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? रुद्रप्रयाग यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सबसे कम आबादी वाला जिला रुद्रप्रयाग है। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश भारत के विदेशी व्यापार में सबसे बड़ा साझेदार है? चीन, राइट आंसर हो जाएगा। आंकड़ों के अनुसार चीन भारत के विदेशी व्यापार में सबसे बड़ा साझेदार है। आधुनिक आंकड़ों के अनुसार भारत और चीन का व्यापार डॉलर में जो है 49.5 अरब पर पहुँच गया है, और जिससे भारत की जो भागीदारी 8.7% है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत के किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी? 1999 और 2000, राइट आंसर हो जाएगा। कृषि उत्पादन में होने वाले विभिन्न जोखिमों को ध्यान में रखते हुए कृषि मंत्रालय ने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को जो है किसानों को विभिन्न जोखिमों से विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने के लिए 1999-2000 के रबी मौसम से जो है केंद्रीय क्षेत्रक योजना के रूप में लागू किया। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात है? हरियाणा, राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो है हरियाणा के राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है, जहां प्रत्येक 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या 877 है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की समस्याओं में से एक है गैर मौद्रीकृत उपभोग। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की समस्याओं में से गैर मौद्रीकृत उपभोग एक महत्वपूर्ण तथ्य है। यह एक अप्रत्यक्ष अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आने वाले स्रोत हैं। भारत में कृषि के पुनर्वित्त प्रदान करने वाला सर्वोच्च बैंक है नाबार्ड, राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत में कृषि के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने वाला सर्वोच्च बैंक नाबार्ड है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड को कृषि ऋण से जुड़े क्षेत्रों में योजना और परिचालन के नीतिगत मामलों में तथा भारत के ग्रामीण अंचल की अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए मान्यता प्रदान की गई है। 14वें वित्त आयोग के अनुसार शुद्ध केंद्रीय कर आय के राज्यों में को आवंटित होने वाला मात्रा का प्रतिशत है 32, राइट आंसर हो जाएगा। 14वें वित्त आयोग के अनुसार शुद्ध केंद्रीय कर आय में राज्यों को आवंटित होने वाले मात्रा का प्रतिशत है 32% हो जाएगा। 14वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाकर 42% करने का सुझाव दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि ज़्यादा कर हस्तांतरण से राज्य सरकारों को अपनी जरूरतों और अनिवार्यताओं के अनुसार योजनाओं के दिन पोषण और डिजाइन में अधिक स्वायत्तता मिलेगी। भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई इक्विटी प्रवाह को आकर्षित करता है? सेवा क्षेत्रक। तो भारत में सेवा क्षेत्रक सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई इक्विटी प्रवाह को आकर्षित करता है। निम्नलिखित में से वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर, तो ये जो है 2016 का क्वेश्चन है, तो ये आपको जो है कमेंट में बताना है वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है। मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसका संयुक्त सूचकांक है? जीवन प्रत्याशा,
शैक्षणिक उपलब्धि एवं प्रति व्यक्ति आय राइट आंसर हो जाएगा। तो मानव विकास सूचकांक को जीवन प्रत्याशा, शैक्षणिक उपलब्धि और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर मापा जाता है। भारत में सीमांत जोत का आकार है 1 हेक्टेयर से कम। 1 हेक्टेयर से कम जो है जोत सीमांत जोत की श्रेणी में रखा गया है। भारत में सीमांत जोत का आकार 1 हेक्टेयर से कम है। ब्रिक्स संघ किस वर्ष में ब्रिक्स में परिवर्तित हुआ? 2010 राइट आंसर हो जाएगा। सितंबर 2010 में न्यूयॉर्क में ब्रिक ब्राजील, रूस, भारत, चीन देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में दक्षिण अफ्रीका को शामिल करके ब्रिक को ब्रिक्स में विस्तार करने पर सहमति बनी थी। वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत का विश्व में 2014 में क्या स्थान था? ये तो पहले का क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक का निम्नलिखित में से किसे विशेष बल है? पेट्रोलियम उत्पादक हो जाएगा और पेट्रोलियम की कीमतों पर नियंत्रण हो जाएगा। वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है तो सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश घरेलू अर्थव्यवस्था के संदर्भ में किया जाता है, अतः वैश्वीकरण के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश शामिल नहीं होगा। बैंक के कितने सदस्य देश हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 189। तो वर्तमान में जो है विश्व बैंक के सदस्यों की संख्या 189 है। नॉर्वे विश्व बैंक का 189वां सदस्य देश बना हुआ है और ये वर्तमान का आंकड़ा भी ये है जो है 189 ही देश हैं 2025 में भी। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैश्विक स्पर्धात्मक सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, विश्व आर्थिक फोरम। तो विश्व आर्थिक फोरम के द्वारा वैश्विक स्पर्धात्मक सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क सदस्य देशों को प्रशिक्षण हेतु भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा हापुड़ में। तो सार्क सदस्य देशों को प्रशिक्षण देने हेतु भारतीय अनाज भंडारण प्रबंध एवं अनुसंधान संस्थान हापुड़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भारत में कब से प्रभावी हुआ? तो 2005 राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 भारत के संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसका उद्देश्य काले धन को सफेद करने से रोकना है। यह अधिनियम जो है 1 जुलाई 2005 से प्रभावी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ट्रिम्स का पूरा नाम क्या है? तो ट्रिम्स का पूरा नाम है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। तो ट्रिम्स का पूरा नाम क्या है? ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स है और इसका जो कार्य विदेशी निवेश के विनिमय से होता है। जीन क्या है? तो जीन एक डीएनए का भाग है। तो जीन जो है डीएनए का भाग है, यह आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है रक्त का। तो थैलेसीमिया बच्चों को माता पिता से आनुवांशिक तौर पर मिलने वाला रक्त रोग है। इस रोग के होने पर शरीर की हीमोग्लोबिन निर्माण प्रक्रिया में गड़बड़ी हो जाती है जिसके कारण रक्तहीनता के लक्षण प्रकट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया और कब किया? ये क्या था? नोरियो टानीगुची ने 1974 में। तो नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग टोक्यो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे नोरियो टानीगुची, इन्होंने जो है 1974 में आविष्कार किया था। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र स्थित है? तो देहरादून राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र देहरादून में स्थित है और उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड के माध्यम से पशु नस्ल में सुधार को बढ़ावा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न समुच्चय में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है? सी राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प है। अगला क्वेश्चन है, निकिल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है? कैलकुलेटर राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद है कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के लिए और ट्रांजिस्टर के लिए। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। निकिल कैडमियम बैटरी का प्रयोग कैलकुलेटर, कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा ट्रांजिस्टर में किया जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है? यहाँ पे पूछा गया नहीं है, पूछा गया है तो तारों में ऊर्जा उत्पन्न करना नहीं है। न्यूट्रॉन प्रेरित नाभिकीय अभिक्रिया है। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा का स्रोत जो बिजली उत्पन्न करता है। एक परमाणु बम में अधिक ऊर्जा का उत्पन्न होना। तो तारों में ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया नाभिकीय संलयन से संबंधित है, अतः विकल्प जो है बी नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है। सेलुलोज एक स्टार्च दोनों में होते हैं तो प्लस माइनस ग्लूकोज हो जाएगा। ग्लूकोज C6H12CO6 सेलुलोज एवं स्टार्च दोनों प्लस माइनस ग्लूकोज में पाए जाते हैं। स्टार्च और सेलुलोज दो बहुत ही समान पॉलीमर हैं। वास्तव में वे दोनों एक ही मोनोमर ग्लूकोज से बने होते हैं और उनकी एक ही ग्लूकोज आधारित पुनरावृत्ति इकाइयाँ होती हैं। निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? तो ध्वनि तरंग राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि तरंग एक यांत्रिक तरंग है जो अपने निकटतम पड़ोसियों में अपने कणों के माध्यम से हलचल की स्थिति पैदा करती हैं। ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता तो घटती है, राइट आंसर हो जाएगा।
ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता जो है घटती है, और इस बात से समझा जा सकता है कि फ्राइंग पैन में तेल को गर्म किया जाता है तो गर्म होने के पश्चात ज़्यादा द्रव्य रूप में गतिशील होता है। यहाँ पे थोड़ा जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आगे पीछे क्वेश्चन हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO द्वारा समुद्र में असाधारण बहादुरी के लिए पुरस्कार प्राप्त करने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी? राधिका मेनन हो जाएगा। राधिका मेनन भारतीय नौवाहन निगम में तैनात एक भारतीय टैंकर कैप्टन है। 7 जुलाई 2016 को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO ने सागर में असाधारण बहादुरी के लिए उन्हें सम्मानित करने का निर्णय लिया और उन्हें यह पुरस्कार 7 मछुआरों की जान बचाने के लिए दिया गया। अगला क्वेश्चन है 129, 2017 के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? ये 2017 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, बथुकम किस राज्य का पर्व है? तेलंगाना राइट आंसर हो जाएगा। बथुकम महोत्सव एक शरद ऋतु महोत्सव है और यह तेलंगाना क्षेत्र की हिंदू महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। ऐसे अगेंस्ट आइट्स आत्मकथा है, ये है सानिया मिर्जा की। तो ऐसे अगेंस्ट आर्ट्स पुस्तक सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। इस आत्मकथा में सानिया मिर्जा ने अपने जीवन के शुरुआती दिनों से लेकर विश्व की नंबर 1 डबल्स खिलाड़ी बनने के सफर का वर्णन किया है। ये 2014 का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। किस वर्ष भारत प्रतिष्ठित G20 फोरम की अध्यक्षता करेगा? ये 2018 उस समय का करंट अफेयर्स है। ब्रिक्स शब्द की रचना करने वाले ब्रिटेन के विद्वान जिम और नील निम्न में से किस विषय से संबंधित हैं? ये हैं अर्थशास्त्र। तो जिम और नील एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं। जिम और नील गोल्डमैन सैक्स एसेट मैनेजमेंट के पूर्व अध्यक्ष थे। 135, किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त है? डॉक्टर CV रमन राइट आंसर हो जाएगा। तो डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन भौतिक शास्त्री थे। प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 1930 में उन्हें भौतिकी का प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1954 में डॉक्टर CV रमन को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन सा देवता युद्ध का देवता माना जाता है? इंद्र राइट आंसर हो जाएगा। वैदिक देवमंडल में इंद्र को जो है युद्ध का देवता माना गया है तथा समस्त संसार का स्वामी बताया गया है। इस काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र को पुरंदर या पुइंद या अत्सुजित भी कहा गया है। ब्रिक्स राक्षस को मारने के कारण उन्हें ब्रेतह्यन भी कहा जाता है और इनका प्रिय आयुध वज्र है, इसलिए उन्हें ब्रजभाव भी कहा जाता है। इंद्र कुशल रथयोद्धा रथिष्ठ महान विजेता विजेंद्र और सोम का पालन करने वाला सोमपा है। इंद्र तूफान और मेघ के भी देवता हैं। एक शक्तिशाली देवता होने के कारण इन्हें सतकतु 100 शक्ति धारण करने वाला कहा जाता है। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद राइट आंसर हो जाएगा। महापद्मानंद मगध का एक प्रतापी राजा था जिसने मगध में नंद वंश की स्थापना की थी। इन्हें जो है उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता है। समकालीन उनके छोटे बड़े स्वतंत्र राज्यों को विजित करने के कारण पुराणों में इन्हें अनेक अखिलेश छत्रांतक और एक छत्र के रूप में वर्णित किया गया है। महापद्मानंद ने कलिंग, काशी, मिथिला, जयदीप, कुरु, पांचाल आदि विभिन्न राज्यों को अपने शासन के अंतर्गत कर सूरसेन राज्य को भी जीत लिया था। अगला क्वेश्चन है, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंट्रोकट्स कहा गया था? चंद्रगुप्त मौर्य राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। यूनानी विवरण चंद्रगुप्त का अलग अलग भी मिलता है, जैसे एरियन, स्ट्रेबो तथा जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकट्स, एपियानस तथा प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा, जबकि निरियाकस ने सेंट्रोकोटस नाम का उल्लेख किया। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त का नाम अंकित है और इससे पता चलता है कि उसने सौराष्ट्र तथा अन्य पश्चिमी क्षेत्रों को विजिट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? तक्षशिला राइट आंसर हो जाएगा। तक्षशिला पूर्व मध्यकाल में नहीं बल्कि प्राचीन भारत में गांधार देश की राजधानी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यह विश्वविद्यालय विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में शामिल है। इसका सर्वप्रथम उल्लेख रामायण में मिलता है। रामायण में इसे भरत द्वारा राजकुमार तक्ष के नाम पर स्थापित किया गया था। महाभारत युद्ध के पश्चात राजा परीक्षित के वंशजों ने यहाँ पर अपना अधिकार जमाए रखा और जन्मेजय ने भी अपना नाग यज्ञ यहीं पर संपन्न किया था। न्याय दर्शन के संस्थापक थे गौतम राइट आंसर हो जाएगा। न्याय दर्शन भारत के 6 वैदिक दर्शनों में से है। न्याय सूत्र इस दर्शन का सबसे प्राचीन एवं प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसका श्रेय गौतम लगभग 2री शताब्दी ईसा पूर्व को दिया जाता है। न्याय प्रणाली गौतम और उनके महत्वपूर्ण आरंभिक भाष्यकार वात्स्यायन लगभग 450 ईस्वी से लेकर उदयन 10वीं शताब्दी तक प्राचीन न्याय के रूप में स्थापित रही।
जब तक कि बंगाल में न्याय के नए मत नव्य न्याय और नया न्याय का उदय नहीं हुआ। नव्य न्याय के लिए प्रसिद्ध दार्शनिक इसके संस्थापक गणेश 13वीं शताब्दी के थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 141। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी। अलाई दरवाजा दिल्ली में स्थित है, जिसमें पहली बार घोड़े की नाल के आकार की मेहराब का प्रयोग किया गया। यह भारत की प्रथम इमारत है जिसमें इस्लामी स्थापत्य शैली का प्रयोग किया गया और यह कुतुब मीनार के समीप अवस्थित है, जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था और वर्ष 1993 में यह इमारत यूनेस्को में शामिल की गई। निम्नलिखित में से कौन से सूफी संत महबूब इलाही के नाम से जाने जाते हैं? शेख निज़ामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही सुल्तान उल मसहायक दस्तगीर दो जहां जग उजियारे तथा कुतुब देहली के नाम से जाना जाता था। सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व उपज का 50% कर दिया था वह था। तो यहाँ पे भी राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने प्रशासन में कठोर कदम उठाए। उलेमास और अन्य धार्मिक नेताओं ने दखल पर प्रतिबंध लगाया। भू राजस्व बढ़ाकर उपज का 50% तक वसूल किया था। निम्नलिखित में से कौन सी इमारत शान फतेहपुरी कही जाती है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा जामा मस्जिद। तो शान फतेहपुर के नाम से जामा मस्जिद को जाना जाता है। इसका जो निर्माण हुआ था 1656 ईस्वी में शाहजहां ने करवाया था। यह मस्जिद जो है लाल और संगमरमर के पत्थरों से निर्मित है। यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। तबकात-ए-अकबरी किसने लिखी थी? तो निज़ामुद्दीन अहमद राइट आंसर हो जाएगा। तबकात-ए-अकबरी के लेखक निज़ामुद्दीन अहमद हैं। निज़ामुद्दीन अहमद मध्ययुगीन भारत के इतिहासकार थे। तबकात-ए-अकबरी 3 भागों में विभाजित है, जिसमें भारत में मुस्लिम शासन स्थापित होने के बाद लेकर बादशाह अकबर के 39वें वर्ष तक का इतिहास दर्शाया गया है। इस तरह जो है मध्यकालीन भारत के एक बड़े भाग का इतिहास का यह भाग महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु के द्वारा सिखों का खालसा में रूपांतरण किया गया था? गुरु गोविंद सिंह राइट आंसर हो जाएगा। तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें व अंतिम गुरु माने जाते हैं। इन्हें 11 नवंबर 1675 को गुरु नियुक्त किया गया था। 1708 ईस्वी तक इस पद पर रहे और सिखों के सैनिक संगठन तथा खालसा के सृजन के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने सिख ग्रंथ दसम ग्रंथ 10वां खंड भी लिखा। अगला क्वेश्चन है, कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? तो डी अल्मेडा राइट आंसर हो जाएगा। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताएं जो 1760 ईस्वी में वाणिवास युद्ध में पराजित हुआ था। काउंट लाली राइट आंसर हो जाएगा। 1760 ईस्वी के वाणिवास के युद्ध में पराजित होने वाला फ्रांसीसी सेनापति जो है काउंट लाली था। लाली द्वारा मद्रास पर कब्जा करने के असफल प्रयास के बाद जो है वह वाणिवास की लड़ाई में आइटर क्रूट के तहत ब्रिटिश सेना के हाथों में पराजित हुआ था। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम की में भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया? 1813 का चार्टर एक्ट था। तो ब्रिटिश संसद के अधिनियम 1813 का चार्टर एक्ट ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार को समाप्त कर दिया और इस चार्टर कानून ने कंपनी के भारतीय क्षेत्रों में ईसाई पादरियों को भी प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की थी। लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, दक्षिण भारत में जो है सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? सर आर्थर कॉटन राइट आंसर हो जाएगा। सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। यह एक ब्रिटिश जनरल और सिंचाई इंजीनियरिंग थे। उन्होंने नहरों का निर्माण कराया था और कपास की खेती को प्रोत्साहित किया था। तो यहाँ पे हमारे जो टोटल क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन थे वह 1 से और 30 तक के क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे जो है वीडियो में कवर नहीं हो पाए। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उन्हें लेके आ जाऊँगा। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय भारत।